आज की वीडियो में हम आपको साइंस, बायोलॉजी, जीव विज्ञान का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने जा रहा हूं, जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने जय प्रक्रम का दिया था, इस वीडियो में मैं आपको नियंत्रण एवं समन्वय का दे रहा हूं। और इस बार अधिक से अधिक प्रश्नों की संख्या 60 होगी। पिछला बार 100 था, 100 में 50 बनाना था। तो साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव आते थे, जिसमें 40 बनाना होता था। इस बार अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। 80 में 40 बनाना था, तो 80 का आधा कर देगा, हाफ कर देगा, उसका कुछ रेशियो बनाएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना होगा। तो थोड़ा सा टफ हो गया है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मैं पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मई ही चल रहा है, एग्ज़ाम फरवरी में होना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मैं ऑप्शन बहुत कम क्वेश्चन में करूँगा, जहाँ आपको अति आवश्यक हो ऑप्शन देना हो वही मैं दूंगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑप्शन देखकर समझकर पढ़ते हैं प्रश्न को, तो एग्ज़ाम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको ऑप्शन उस वक्त याद रहेंगे और वहाँ एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे उसमें ऑप्शन चेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी का आंसर सही आप घर में यहाँ पढ़ें, याद किए हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में वही आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ हो, तो थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल आंसर याद करें और समझ कर याद करें, क्योंकि विज्ञान समझने की चीज़ होती है। ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि ईस्वी सन है, डेट ऑफ बर्थ है, युद्ध कब हुआ, तो ईस्वी सन हमें रटना है, थोड़ी सी इसमें समझनी होती है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क का वो भाग आपको याद रखना है। तो ए पॉइंट ऐसा है कि आपको आधी करना है, तो वह बनाने वाला भाग है, अनुरक्षण करने वाला भाग है अनुमस्तिष्क। हमें याद रखना है अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन होगा द्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन डी एक्सॉन, ऑप्शन डी आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। आप याद रखें सिनेप्स। प्रश्न 3 है, पांस, मेडुला और मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो जो पांस है, मेडुला है, अनुमस्तिष्क है, यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। आपको याद रखना है मध्य मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्न में
कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऐच्छिक और अनैच्छिक आपको समझना होगा। वैसी क्रिया ऐच्छिक कहलाती है जो मेरे इच्छा के अनुकूल होता है, मेरे चाहने के बाद ही वह क्रिया संपन्न होती है। जैसे पढ़ना, जैसे खाना, जैसे चबाना, जैसे दौड़ना। जब तक हम चाहेंगे नहीं हम दौड़ेंगे नहीं, जब तक हम चाहेंगे नहीं खड़े नहीं हो सकते, जब हम चाहेंगे नहीं खा नहीं सकते, चबा नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मेरे इच्छा के प्रतिकूल भी हो जाता है, यानी न चाहते हुए भी वह क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे छींक आना, वमन उल्टी होना, हृदय का धड़कना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया हैं क्योंकि मेरे न चाहने पर भी संपन्न हो ही जाती है। तो मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट है वमन यानी उल्टी होता है, वॉमिटिंग। नंबर बी है चबाना। नंबर सी है लार आना। ऑप्शन डी है हृदय का धड़कना। देखिए, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक नहीं है यानी वो ऐच्छिक है। तो चबाना ही एक ऐसी क्रिया है जो ऐच्छिक है। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है कौन? चबाना, क्योंकि चबाना एक ऐच्छिक क्रिया है। वमन अनैच्छिक है, लार आना अनैच्छिक है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक है, क्योंकि ये सब मेरे न चाहने के बावजूद भी संपन्न हो जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है। ऑप्शन ए डर जाना, ऑप्शन बी छींक आना, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी चौंक जाना। आपको चुना ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया इसमें कौन है? देखिए, डर जाना भी अनैच्छिक है। ना चाहने के बाद भी एकाएक हम लोग डर जाते हैं, छींक भी आ ही जाती है, चौंक भी जाते हैं। तो खाना ही एक क्रिया ऐसी दी गई है ऑप्शन में जो कि ऐच्छिक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, यानी जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, मधुमेह। अगर शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्वाइटर, इसी को घेंघा रोग भी कहते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किस खनिज की कमी से होता है? ये सभी डिफिशियंसी डिजीज है, यानी कमी से होने वाली बीमारी है। तो आपके नमक में लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, सलाह दी जाती है आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें, क्योंकि आयोडीन लेने से घेंघा रोग नहीं होता है। तो आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग पनपती है। आपको याद रखना है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। आयोडीन क्या है? मिनरल है, खनिज है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग को कहा जाता है पुंकेसर।
अब फूल में स्त्री जनन अंग को कहा जाता है स्त्री केसर। आप दोनों याद रखें। मैं पुंकेसर जो फूल का नर जनन अंग है उसका मैं दे रहा हूँ, और स्त्री जनन अंग का नाम मैं बता दिया, आप याद रखेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेफ्रॉन ही मानव की डायलिसिस थैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी ब्लड में, खून में, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया, उस बीमारी का नाम है एनीमिया, यानी खून की कमी होना। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है एड्रीनल, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय ही है जो दोनों प्रकार का स्रावित करता है, अंतः भी और बाहर भी। क्वेश्चन नंबर 11 को बिल्कुल आप याद रखेंगे। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी एक अग्नाशय ही है जो दोनों क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर बिल्कुल आपको याद रखनी है, पिट्यूटरी। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मैंने आपको तीनों नाम बता दिया। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि ही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो निश्चल कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है, न्यूरॉन में। प्रश्न संख्या 14 है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं
किस रूप में संचित होती है। आपको बिल्कुल याद रखना है, चेतना के रूप में ही संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरॉन बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, यानी कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है वृषण। आपको याद रखना है मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि ही एडीएच हार्मोन को स्रावित करती है। प्रश्न संख्या 17 है, मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है। आंसर याद रखना है आपको, मेरु रज्जु की रक्षा कशेरुक दंड करते हैं। कशेरुक दंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। इसका आंसर होगा वृद्धि रोधक। तो एब्सिसिक एसिड जो है वह वृद्धि रोधक रसायन है। जैसे ऑक्सीजन होती है वृद्धि करने वाला, ये उसका अपोजिट है, वृद्धि रोधक है यह। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। इसका आंसर होगा साइटॉन। कंप्लीट इसे याद रखनी है। प्रश्न संख्या 20 है, रैनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है। रैनवियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है। तो रैनवियर्स की गांठ जो है वह न्यूरॉन में पाई जाती है। आपको याद रखना है न्यूरॉन में पाई जाती है रैनवियर्स की गांठ। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र
क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व की संख्या 31 होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को पायामेटर कहा जाता है, पायामेटर। प्रश्न संख्या 24 है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है जड़ में, यानी रूट में। ऑप्शन बी है पत्तियों में। ऑप्शन सी है फूलों में। ऑप्शन डी है फलों में। तो जो रच्छी कोशिकाएं हैं वह पत्तियों में ही पाई जाती है, आपको याद रखना है, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? निम्न में अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी है LH। ऑप्शन सी है FSH और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा FSH, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? निम्न में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अंडाशय को। ऑप्शन बी अंडाणु को। ऑप्शन सी अंडज को। ऑप्शन डी अंडकोश को। देखिए, अंडाणु और अंडज तो ग्रंथि नहीं है, तो बी और सी पहले कैंसिल हो गया। और अंडकोश जो है वह पुरुष का अंग है, पुरुष की ग्रंथि है। तो मादा ग्रंथि कौन हो गई? अंडाशय ही। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है वृक्क में। ऑप्शन बी है यकृत में। ऑप्शन सी है हृदय में। और ऑप्शन डी है अग्न्याशय या पैंक्रियाज में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अग्न्याशय या पैंक्रियाज में। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 है,
प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग द्वारा संपन्न होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग द्वारा संपन्न होती है? संपन्न होती है। ऑप्शन ए है मेरुरज्जु, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी ऐच्छिक पेशियाँ, ऑप्शन डी अनैच्छिक पेशियाँ। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वह मेरुरज्जु के द्वारा ही संपन्न होती है। मेरुरज्जु। प्रश्न संख्या 29 है, घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो घ्राण केंद्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 30 है, नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? अनुमस्तिष्क पर। नशीले पदार्थों का प्रभाव जो है सबसे अधिक अनुमस्तिष्क पर पड़ती है। अनुमस्तिष्क पर। इस वीडियो में समन्वय और नियंत्रण चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।